नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आप इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। न्यूज की पाठशाला में एक्स्ट्रा क्लास का वक्त हो चला है। मैडम आ चुकी हैं, मैं रोबिका लियाकत आपके सामने हाजिर हूं। आज का चैप्टर बहुत खास है, जियोपॉलिटिकल। ये वो चैप्टर जहां जियोपॉलिटिक्स में मोदी डॉक्ट्रीन की बात करेंगे, जहां एक अलग व्यू रचना की है। इस डॉक्ट्रीन में आमतौर पर व्यू सिर्फ युद्ध से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मैं बात दूसरे कॉन्टेक्स्ट में करूंगी, क्योंकि मोदी डॉक्ट्रीन में व्यू दरअसल परस्पर विश्वास, सम्मान और समृद्धि से जुड़ा है, जिसने दुनिया में तो हलचल मचाई है। इंडो पैसिफिक में भी भारत को एक भरोसेमंद लीडिंग पावर के रूप में स्थापित कर दिया है। और दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका जैसा सुपर पावर जो पूरी दुनिया में युद्ध और शांति दोनों को लेकर गहरा अविश्वास खड़ा कर रहा है, पैदा कर रहा है। ट्रंप पूरी तरह से खुद कंफ्यूज्ड है। लेकिन बात बहुत सीधी सी है। दुनिया देख रही है कि मौजूदा ग्लोबल चैलेंजेस के बीच प्रॉब्लम्स का सलूशन कौन निकालता है, वर्ल्ड पीस कौन स्थापित करता है, समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का सूत्र कौन आगे रखता है। और यह सब मिल रहा है मोदी डॉक्ट्रीन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहले चैप्टर के साथ। इंडोनेशिया के लोगों ने, यहाँ के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. Please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. Tonight, New Zealand makes history. For the first time in 40 years, an Indian Prime Minister stands on New Zealand soil. अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने है। अमेरिका ईरान पीस फ्रेमवर्क, जिसे वर्साई समझौता भी कहा गया, अब बारूद में उड़ चुका है। दोनों तरफ से बम बरस रहे हैं।
मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर है। अमेरिका और ईरान ने रविवार सुबह एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। स्पीकर एमबी गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर सीधी चेतावनी अमेरिका को दे दी है। एक तरफा समझौतों का दौर अब खत्म हो चुका है। अपनी बात पर कायम रहो वरना कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या दुनिया की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है? क्या मिडिल ईस्ट का तनाव वैश्विक अस्थिरता को एक बार फिर से और ज्यादा बढ़ाने वाला है? क्या शांति के लिए कोई उम्मीद अब बची दिखाई नहीं दे रही? सवाल है क्यों? जवाब है नियत। क्योंकि जो लोग शांति वार्ता में बैठे और जो लोग मध्यस्थता करा रहे हैं, दोनों की फितरत ही अस्थिरता और अशांति वाली रही है। फिर चाहे वो अस्थिर दिमाग वाले लीडर के तौर पर देखे जा रहे ट्रंप हों या मध्यस्थता कर रहे उनके दो आतंकनिष्ठ चेले। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि ये दोनों दुनिया में शांति की डींगें हाँक रहे हैं। लेकिन ग्लोबल अस्थिरता के ऐसे दौर में एक लीडर, उसका एक डॉक्ट्रिन, एक सूत्र दुनिया को स्थायी शांति और समृद्धि की उम्मीद दिखा रहा है और ये है द मोदी डॉक्ट्रिन। दुनिया के देश जिस डॉक्ट्रिन के साथ चलने को बेताब है, क्योंकि मोदी के संकल्प ने, मोदी के सूत्र ने, मोदी के विजन ने भारत को दुनिया का एक भरोसेमंद मित्र होने का एहसास करा दिया है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। The 21st century will be shaped by India, and New Zealand wants to help build that future with you. This is a statement about the strength and energy of India. A statement about the diversity of our community and a statement about the economic future that Victoria and India are building together. नमस्कार। तो सवाल यह है कि मोदी डॉक्ट्रिन क्यों दुनिया को पसंद आ रहा है? तो इसकी वजह है 12 साल का वो विजनरी ब्लूप्रिंट जो 2014 से 2026 तक का नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत का है। दुनिया देख रही है कि नए भारत ने कहां से शुरुआत की और आज कहां तक पहुंचा है। Prime Minister Modi, let me say on behalf of 5 million New Zealanders, you are worth the wait. ये दुनिया देख रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कांग्रेस के यूपीए वाले दौर में 313 अरब डॉलर का था, जो अब दोगुने से भी ज्यादा होकर 674 अरब डॉलर का हो चुका है। कांग्रेस के दौर में भारत की इकॉनमी जो 2.1 ट्रिलियन डॉलर की थी, वो डबल होकर 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। देश में प्रति व्यक्ति आय 87,000 रुपए कांग्रेस के दौर में थी, जो आज बढ़कर करीब 2.5 लाख रुपए हो चुकी है, यानी करीब 3 गुना ज्यादा। देश में मिडिल क्लास जो 30 करोड़ का था 2014 से पहले, वो बढ़कर अब 45 करोड़ के आसपास है।
India now has one of the largest middle classes in the world, with 445 million people and still growing. And with those higher incomes, families can enjoy better food, take holidays, send their children to study, and save for retirement. Minister Modi, it has happened under your leadership. I love you, Modi ji. विश्व भारत के करीब आ रहा है और दुनिया के सो कॉल्ड सुपर पावर्स वाले कुछ चेहरों को ये खटक भी रहा है। ट्रंप अमेरिका की फजीहत पूरी दुनिया में करा चुके हैं। कनाडा, ब्रिटेन के साथ ही कई यूरोपीय देश अमेरिका के विकल्प के तौर पर भारत की तरफ देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग के ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की चाहत भी अब धूमिल पड़ती दिख रही है। और पीएम मोदी के पिछले हफ्ते के इंडो पैसिफिक देशों के दौरों ने चीन को और ज्यादा चिढ़ा दिया है। और चीन की इसी चिढ़ और खिसियाहट का नमूना है ये प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन खंबा नोच रहा है, बस अंतर यह है कि खंबे की जगह S-400 है। और चीन की आर्मी अपने PCL-191 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रही है। दरअसल ये वीडियो एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कैंपेन के तौर पर बनाया गया है। चीन का ये प्रोपेगेंडा तब और अहम हो जाता है जब एक दिन पहले ही भारत के डिफेंस क्षमताओं का जिक्र पीएम मोदी ने मेलबर्न में किया हो। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। वैसे दुनिया से यह छिपा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकियों या पाकिस्तानी आर्मी को नहीं फोड़ा था, बल्कि चीन और तुर्की के सपोर्ट सिस्टम को भी तार तार करके तबाह कर दिया था। और तमाम सपोर्ट के बाद भी भारत का डिफेंस सिस्टम भेदा नहीं जा सका। पाकिस्तान और चीन तो क्या, अमेरिका को भी इसका अंदाजा नहीं था। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कई परतों में फैला हुआ है, यानी अलग अलग रेंज पर खतरों को खत्म किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने S-400 को बचाने के लिए कई ऑपरेशनल बदलाव किए हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम एक जगह स्थिर रहने के बजाय चलते हुए फायर कर सकता है। चीन की सबसे बड़ी खिसियाहट है इंडो पैसिफिक को लेकर पीएम मोदी की एग्रेसिव मित्रता नीति। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का वो सूत्र जिसने सीधा चैलेंज इस रीजन में चीन की दादागिरी को दिया है। मोदी के पिछले महीने सेशल्स के दौरे से लेकर अब इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे को एक बड़ी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। ये इंडियन ओशन है। यह सेशल्स जो देश है वो इंडियन ओशन के वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन, पूर्वी तट पे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी छोर पे है। तो इंडियन ओशन के
वेस्टर्न छोर से इंडियन ओशन के वेस्टर्न छोर तक ये एक स्ट्रैटेजिक अलायंस रहा। आप सोच करके देखिए, एक कोने में सेशल्स, दूसरे कोने में इंडोनेशिया, दोनों कोनों को लामबंद कराना अपने इंटरेस्ट के लिए यह भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। चाहे इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड, तीनों इंडो पैसिफिक में मुक्त, स्थिर और नियम आधारित क्षेत्र का समर्थन करते हैं। लिहाजा जब से पीएम मोदी इन देशों के दौरे पर निकले, तब से ही बेचैनी बढ़ी हुई है और कईयों की छाती पर तो ये तस्वीरें कटार सी चल रही हैं। तो एक तरफ पीएम मोदी इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक कनेक्ट कर रहे हैं, सप्लाई चेन से लेकर ट्रेड पर फोकस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक इकोसिस्टम है जो बहुत परेशान है। वो इतना परेशान है कि पीएम मोदी के विदेश दौरों पर और उनके भाषण पर फप्तियां कस रहा है, बहुत मसरूफ है उसमें। सच ये है कि पीएम मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे में कई ऐतिहासिक डील्स पर साइन किया है। भारत के पक्ष में ये डील्स है। एक बहुत बड़ी डील ऑस्ट्रेलिया के साथ रही, यूरेनियम आपूर्ति समझौते वाली, जिसे भारत की पिछली 2 दशकों से सफलतापूर्वक मेहनत ने महत्वपूर्ण सामरिक और ऊर्जा कूटनीतिक उपलब्धि के उस ब्रैकेट में ला दिया है। और इसे समझिए कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को इस बात के लिए मना लिया है, भारत कितना मजबूत और सशक्त इससे होगा। एक तरफ गौरव है, राष्ट्र गर्व है, विकसित भारत के विजन पर प्रगाढ़ होते वैश्विक संबंध हैं, दूसरी तरफ पीड़ा से उपजा प्रहसन है, हार की खींच से नजर तंग है। तो क्या कांग्रेस तंग नजर से पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसने में लगी है? पीएम मोदी की विदेश यात्राओं की लिस्ट चस्पा करते कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीयों को विदेश यात्रा न करने के लिए कहने के बाद उन्होंने खुद पिछले 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा की है। सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी के विदेश दौरों को छुट्टियों से भरी गर्मियां बताती हैं, तो जवाब बीजेपी की तरफ से मिलता है। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए। तो क्या वाकई कांग्रेस का छिद्रान्वेषण ही उसे खुद के अन्वेषण से दूर कर रहा है? वैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस आहत है, उसकी पीड़ा किसी भी पैमाने के पार जा चुकी है। रही सही कसर उसके गंभीर और जियोपॉलिटिक्स की अच्छी खासी समझ रखने वाले नेता मोदी डॉक्ट्रिन की तारीफ करके पूरी कर देते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने मोदी के 12 साल के कार्यकाल की तारीफ करते एक आर्टिकल लिखा, जिसमें मोदी को नेहरू, इंदिरा की कतार में रखते हुए उन्होंने लिखा कि आजादी के बाद भारत के 3 सबसे प्रभावशाली नेताओं में मोदी निसंदेह उनके साथ खड़े हैं। मोदी की विरासत भी उन्हीं की तरह भारत की राह तय करेगी। बस ऐसी ही टिप्पणियां एक इकोसिस्टम को बेचैन कर देती हैं, और शायद कुछ कांग्रेसी नेताओं को भी। वैसे बेचैन कोई और भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऐतिहासिक यूरेनियम करार के बाद ये है ट्रंप के चेलों मुनीर शहबाज के अराजक राज वाला पाकिस्तान। बेचैनियां इधर भी बढ़ी हुई।
भारत अब तक यूरेनियम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कनाडा से लेता था, लेकिन इस बार के पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी यूरेनियम आपूर्ति को लेकर डील हो चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ऊर्जा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम का शांति उद्देश्यों के लिए भारत में आयात करने का रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता और अब ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। तो कांग्रेस उसके नेताओं को भले ये डील और पीएम मोदी के 3 देशों के दौरों पर हुई तमाम डील्स बेमानी लगे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक में मोदी के विदेश दौरों से टेंशन बढ़ी हुई है। दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मोदी भारत 2047 के रोड मैप पर मोदी डॉक्ट्रिन को लाइट की स्पीड से दौड़ा रहे हैं और इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल केंद्र है इंडो पैसिफिक। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा चीन को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। मैं समझाती हूं कैसे। सबसे क्रूशियल तो है वो ब्रह्मोस बेल्ट, जो बीते कुछ सालों में पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक के कई देशों के साथ डील करके तैयार की है। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस खरीदने का करार किया है। फिलीपींस ने 2022 में ब्रह्मोस खरीदने की डील भारत के साथ कर दी थी। मलेशिया भी इंटरेस्टेड दिख रहा है ब्रह्मोस में, हालांकि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। और ये सारे वो मुल्क हैं, वो देश हैं जिनका समुद्री विवाद चीन के साथ लंबे दौर से चल रहा है। और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी एक तीर से बहुत सारे निशाने साध रहे हैं। उनमें से 2 बता देती हूं। एक तो इंडो पैसिफिक में भरोसेमंद दोस्त बन रहे हैं हम, और दूसरा चीन के विस्तारवाद वाले प्लान को काउंटर कर रहा है भारत। जनवरी 2026 से 12 जुलाई 2026 तक पीएम मोदी 6 विदेश यात्राओं पर जा चुके हैं, जिनमें से कुल 13 देशों का दौरा उन्होंने किया। 7 से 8 फरवरी को मलेशिया का दौरा, 25 से 26 फरवरी को इजराइल का दौरा, 15 से 20 मई के बीच यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा, 13 से 18 जून में फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा, 27 से 29 जून को सेशल्स और 6 से 11 जुलाई के बीच इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा। माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 देशों का गमन रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए। उससे पहले वो सेशल्स भी गए थे। बीच में जापान की राष्ट्राध्यक्ष भी भारतवर्ष आई थी। कुल मिलाकर के इसका नतीजा क्या रहा, भारतवर्ष को क्या मिला, व्हाट डिड इंडिया गेट, और हमने इसका नाम रखा है 10 कदम 10 का दम। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो पीएम मोदी का 3 देशों का ये दौरा इंडो पैसिफिक में एक दमदार दांव के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर चीन को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आखिर 3 देशों के दौरे में 10 कदम 10 का दम है क्या, इसे समझिए जरा। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी को नई धार मिली है, इंडो पैसिफिक में भारत को रणनीतिक बढ़त मिली है, क्रिटिकल मिनरल्स और यूरेनियम सहयोग मजबूत हुआ है, इंडोनेशिया के साथ डिफेंस साझेदारी का विस्तार हुआ, भारत इंडोनेशिया समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत हुआ, न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता को गति मिली, इंडो पैसिफिक में साझा रणनीतिक कोऑर्डिनेशन बढ़ा, आतंकवाद के खिलाफ
तीनों देशों का साझा समर्थन हासिल हुआ और रक्षा, नौसैनिक अभ्यास और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला और इसके साथ ही शिक्षा, इनोवेशन और तकनीक में नए सहयोग समझौते तीनों देशों के साथ भारत के हुए। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. As a true friend of Australia and a very dear friend of mine, it is an honour to host you this evening. इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किए जाने के बाद पीएम मोदी विदेश में सबसे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीएम मोदी को अब तक 35 देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा चुका है। इंडोनेशिया की जमीन से ही पीएम मोदी ने विस्तारवाद बनाम विकासवाद के सूत्र वाक्य के साथ एक तरह से इंडो पैसिफिक में भारत के नजरिए को साफ कर दिया है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आए। तो क्या चीन इसी भाषा से बिलबिलाया हुआ है? जिनपिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टूटते देखकर क्या चीन बेचैन होता है? चीन की टेंशन या कहें घबराहट की वजह ब्रह्मोस चक्रव्यूह है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी सेंटर्स पर तबाही के ऐसे सिग्नेचर मार्क्स छोड़े हैं जो सारी दुनिया ने देखे। और इसी ब्रह्मोस का एक चक्रव्यूह तैयार हुआ है चीन के इर्द गिर्द, उन देशों में जिनकी समुद्री सीमा में चीन घुसपैठ करता रहा है। ये हैं इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस। वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। मतलब ये कि साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस ने अपने निशाने तो सेट कर ही लिए हैं। अब जरा देखिए कि इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ किस तरह का समुद्री सीमा विवाद है। दरअसल ये तीनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं। भारत के इन देशों को ब्रह्मोस देने के बाद इनकी तटीय प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और क्षेत्रीय और सामरिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे इंडोनेशिया का चीन के साथ नातूना द्वीप के आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्र को लेकर विवाद है। पीएम मोदी के दौरे पर ब्रह्मोस खरीद पर समझौता हुआ है। दूसरे नंबर पर फिलीपींस आता है, जिसका चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में गंभीर समुद्री क्षेत्रीय विवाद है। 2022 में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना। ब्रह्मोस का इस्तेमाल खास तौर से ये अपनी तटीय रक्षा और दुश्मन के युद्धपोतों को रोकने के लिए कर रहा है। तीसरा देश है वियतनाम, जिसका चीन के साथ दक्षिण चीन सागर और खासकर स्प्रेटली और पैरासेल द्वीपों को लेकर विवाद है। 2026 में भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस आपूर्ति समझौते की पुष्टि की है। We recognize India's influence as first responder role in this critical area, and we want to work with you for a free and open Indo-Pacific.
ट्रंप के अस्थिर दिमाग और चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से बढ़ती बेंगों के बाद अमेरिका को लेकर कई देशों का भरोसा टूटा है। खासकर वो देश ज्यादा चौकन्ने हुए हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। इसमें यूरोप से लेकर जापान जैसे देश शामिल हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत इन सभी देशों के लिए भरोसेमंद पार्टनर और विश्वास पात्र मित्र साबित हुआ है और इसमें शक नहीं कि मोदी डॉक्ट्रिन दुनिया के लिए हर मुश्किल दौर में एक पॉजिटिविटी से भरा डॉक्ट्रिन माना जाता रहा है, फिर चाहे वो कोरोना का दौर रहा हो, प्राकृतिक आपदाओं का या फिर युद्ध का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात दुनिया के सबसे खतरनाक बर्मुडा ट्रायंगल की, जिसका नाम खौफ के साथ लिया जाता है। लेकिन आज समंदर के उस रहस्यमयी ट्रायंगल की बात मैं नहीं कर रही हूं, बल्कि बात करूंगी उस नए जियोपॉलिटिकल बर्मुडा ट्रायंगल की जिसने पाकिस्तान और उसके फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर को तीन तरफ से घेर लिया है। बलूचिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान। ये खतरनाक चक्रव्यूह और इसके ठीक बीच में फंस गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी पूरी फौज। पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान की सीमाएं सुलग रही है इस वक्त और इस सिचुएशन ने वहां के हुक्मरानों की सांसें अटका दी है। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, समझ जाएंगे। तो एक तरफ पीओजेके का पाकिस्तान से आजादी के लिए फाइनल आर पार का ऐलान है, दूसरी तरफ मुनीर का जनरल डायर वाला प्लान तैयार है। 15 जुलाई यही तारीख मुकर्रर की गई है जब पूरा पीओजेके मुजफ्फराबाद मार्च पर निकलने वाला है और रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर की तैयारी बता रही है कि इस मार्च से मुनीर की टांगे कैसे कांप रही है। पाकिस्तान की सरकार ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इसके लिए 4000 और फ्रंटियर कॉर्प्स यानी कि एफसी जवान और पाकिस्तानी रेंजर्स के 7 विंग यानी कि करीब 5500 सैनिकों को भेजा जा रहा है। ये तैनाती पीओके में पहले से मौजूद 8000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स के अलावा होगी, जो 4 जून से ही इलाके में मौजूद हैं। असल में पाकिस्तान जहां भी दमन का फॉर्मूला लागू कर रहा है, वहीं विद्रोह के स्वर बुलंद हो जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ना तो मुनीर समझने को तैयार है, ना उसकी जी हजूरी करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान 3 मोर्चों पर बुरी तरह से पिस रहा है। इस बर्मुडा ट्रायंगल का पहला कोना है बलूचिस्तान, जो मुनीर आर्मी के लिए नो गो एरिया में तब्दील हो चुका है। दूसरा कोना है डुरंट बॉर्डर, जहां तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। और तीसरा कोना है पीओजेके, जहां आजादी की लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले जिस पीओजेके को दशकों तक भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही पीओजेके पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। आटे की किल्लत, आसमान छूती बिजली की कीमतें और भारी टैक्स ने यहां जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद से ही मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक हर जगह, हर शहर बगावत की आग जल रही है। पीओजेके में मुनीर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर आंदोलनकारियों का राशन पानी रोककर अपने जनरल डायर होने के सबूत दिए हैं। लेकिन इस दमन के बाद विद्रोह और भी कड़े तेवरों के साथ सामने आया। पीओजेके के लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। मुनीर की फौज जब यहां बल प्रयोग करती है तो मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ती हैं, जिससे न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि खुद पाकिस्तान में भी मुनीर की जमकर थू-थू हो रही है। पीओजेके में जारी विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग में अब तक 61 जाने जा चुकी हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। उधर बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए नो गो एरिया बन चुका है। सही सुना आपने, क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह बन चुका है। सिर्फ जुलाई में 3 बड़े हमले हुए। 5 जुलाई को क्वेटा में सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ। 6 जुलाई को मांगी बांध पर पुलिस चौकी पर अटैक हुआ, जिसमें 38 पुलिसकर्मी और सैनिक मारे गए। 7 जुलाई को बेला विंडर NH-45 पर सेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 11 सैनिक मारे गए।
बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। बीएलए बाकायदा वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना को चुनौती दे रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं। चीन अपने नागरिकों की मौत से बौखलाया हुआ है और मुनीर पर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आम नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और मिसिंग पर्सन्स यानी कि लापता लोगों के मुद्दे पर सड़कों पर है। जनरल मुनीर ना तो अपनों को संभाल पा रहा है और ना ही आतंकियों को रोक पा रहा है और हर दूसरे रोज मार अलग खा रहा है। पाकिस्तान की पुरानी आदत है सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। इस वक्त यही हो रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए। बीएलए से मार खाने के बाद पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर ने क्वेटा के शाबान और कई दूसरे इलाकों में ऑपरेशन शाबान चलाया, जिसमें अपनी नाकामी छुपाने के लिए आतंकियों की आड़ में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 88 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। क्वेटा के अस्पताल में इस समय हाई अलर्ट और मेडिकल इमरजेंसी लागू है। मुनीर जिस बरमुडा ट्रायंगल में बुरी तरह से फंस चुका है, ट्रायंगल का तीसरा कोना है अफगानिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बना हुआ है। कभी पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान राज आने पर मिठाइयां बांटी थी, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। डुरंड लाइन पर आए दिन दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी होती रहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आत्मघाती हमले हो रहे हैं। मुनीर अफगानिस्तान को कई बार धमकी देता है, कई बार एयर स्ट्राइक भी करता है, लेकिन तालिबान हर बार बॉर्डर पर आकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ बारूद खेलता है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग, पीओके में जनता का विद्रोह और अफगानिस्तानी सीमा पर टीटीपी का खूनी खेल, इन तीनों के बीच में फंसी है पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था, क्योंकि देश के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, जनता भूखी है और फौज 3 मोर्चों पर एक साथ हार रही है। जाहिर है इस नाकामी का ठीकरा मुनीर गैंग हर बार की तरह भारत पर ही फोड़ेगा। अपनी नीतियों में सुधार करने की बजाय फितना अल हिंदुस्तान यानी कि भारत की पैदा हुई तबाही और फितना उल ख्वारिज का नैरेटिव चलाया जा रहा है। दूसरों को दोष देने से खुद के पाप नहीं धुलते। ये बात पाकिस्तान समझ जाता तो उसकी ये हालत नहीं होती। फिलहाल पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए इस बरमुडा ट्रायंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इतिहास गवाह है कि जो भी इस ट्रायंगल में फंसता है उसका वजूद मिट जाता है। तो फिर भला पाकिस्तान इस बर्बादी से कैसे बच पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब गर्व करने वाला चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के पराक्रम का ट्रेलर देखा था, ब्रह्मोस का दम देखा था, लेकिन अब भारत अपने डिफेंस इकोसिस्टम का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। भारत फ्यूचर वॉर के उस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जहां युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होते, समंदर में होंगे, आसमान में होंगे, अंतरिक्ष में होंगे, साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे। और इसीलिए आईएनएस महेंद्रगिरी की कमिश्निंग से लेकर स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन, घातक पिनाका का नया परीक्षण और फ्यूचर रेडी आर्मी तक तैयार हो रही है। लेकिन भारतीय सेना के तरकश में अभी कई ऐसे ब्रह्मास्त्र और युद्धवीर बाकी है जो आने वाले समय में दुनिया के नक्शे पर भारत के पराक्रम का एक नया चैप्टर लिखेंगे। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। The overall aim will be to win our wars with indigenous solutions. जमीन हो या आसमान, गहरा नीला समंदर हो या फिर अंतरिक्ष से लेकर साइबर स्पेस तक, ये फ्यूचर वॉरियर्स हिंदुस्तान के दुश्मनों को डिटेक्ट भी करेंगे, डिस्ट्रॉय भी करेंगे और हर डोमेन में डोमिनेट भी करेंगे। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को पाकिस्तान पर भारत के हथियारों की मार दिखाई और अब सीमा पर सैनिक वही हैं, लेकिन हथियार बदल चुके हैं, रणनीति बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है और संदेश बिल्कुल साफ है। अगर भारत पर बुरी नजर उठी तो जवाब जमीन से भी मिलेगा, समंदर से भी, आसमान से भी और वहां से भी जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। दुनिया बदल रही है, युद्ध बदल रहा है और उसी रफ्तार से बदल रही है भारत की तीनों सेनाएं। यानी भारत की तीनों सेनाएं अब फ्यूचर रेडी हैं। इसी कड़ी का हिंदुस्तान का नया और घातक फ्यूचर वॉरियर है आईएनएस महेंद्र गिरी। एक ऐसा वॉरशिप जिसे समुद्र का अभेद्य किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साथियों, आईएनएस महेंद्र गिरी में हमारे ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल फिट हो सकती हैं, जो दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। और इसमें मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमेरिन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर नहीं, अपने दम पर भरोसा करता है और इसी भरोसे का नाम है समंदर में आईएनएस महेंद्र गिरी। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, पहाड़ों पर अपग्रेडेड T-90 भीष्म, रेगिस्तान में मल्टी रॉकेट लॉन्चर पिनाका, आसमान में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने वाले रडार जो दुनिया को भारत की अगली तैयारी दिखा रहे हैं और युद्ध के हर डोमेन में डोमिनेशन का दम। फ्यूचर वॉर प्लान का ये भारतीय ब्लूप्रिंट है जो दुश्मन की हिमाकत पर उसे नेस्तनाबूद करने का मादा रखती है। युद्ध का मैदान अब बदल चुका है तो भारतीय सेना भी फ्यूचर रेडी है। भारतीय सेना, जैसे कि आप सब वाकिफ हैं, एक कॉम्बैट रेडी और बैटल हार्डन्ड फोर्स है और युद्ध क्षेत्र की हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार और सक्षम है। सेना की कमान संभालते ही आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने साफ कर दिया कि अब वेट एंड वॉच का दौर खत्म। उन्होंने सेना को टुगेदर टुवर्ड्स एक्सीलेंस का मंत्र दिया। सैन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए और साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 जैसी किसी भी संभावित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहे। अब युद्ध का तरीका बदल रहा है। आने वाले वक्त में इंसानों के साथ ड्रोन और दूसरे बिना चालक वाले सिस्टम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नई तकनीकें अब युद्ध का सामान्य हिस्सा बन चुकी हैं। इसलिए हर अधिकारी को इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। नई तकनीक अपनाने के बावजूद युद्ध में पहले से सफल साबित हो चुकी रणनीतियों और तरीकों को नहीं छोड़ना चाहिए।
यानी अब लक्ष्य है ऐसी सेना तैयार करना जो जमीन, समंदर, आसमान, स्पेस और साइबर हर मोर्चे पर एक साथ वार कर सके। इसी विजन का सबसे बड़ा प्रतीक है भारतीय नौसेना का नया युद्धवीर INS महेंद्रगिरी, भारत का नया मल्टी मिशन फ्रिगेट जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस, मल्टी फंक्शन रडार, एंटी सबमरीन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। नौसेना का समंदर का ये सिकंदर हर दिशा में दुश्मनों पर मौत बनकर टूटेगा। दुश्मन हवा से आए, समंदर में आमने सामने आए या फिर पानी के नीचे से, एक साथ हर खतरे को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर देगा। और यह मल्टी मिशन फ्रिगेट है, यानी यह एक ही समय में हवा में आने वाले खतरे, सतह पर मौजूद शत्रु और पानी के नीचे छिपे हुए सबमरीन्स तीनों के विरुद्ध यह इफेक्टिव साबित होगा। ब्लू वाटर नेवी की यह कहानी सिर्फ INS महेंद्रगिरी के शौर्य तक ही नहीं है। भारतीय नौसेना के तरकश में और भी ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहे हैं जो रणभूमि में अपने पराक्रम से दुश्मनों को परास्त करेंगे। इन युद्धवीरों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हिंदुस्तान के उस स्टील्थ कॉम्बैट ड्रोन के बारे में बता दें जो फ्यूचर वॉर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऑटोनॉमस वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए DRDO अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन सिस्टम घातक डेवलप कर रहा है। घातक स्टील्थ ड्रोन प्रोजेक्ट पर सरकार 39,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राफेल और तेजस जैसे फाइटर जेट स्टील्थ नहीं है, लेकिन घातक प्रोग्राम के तहत डेवलप किए जाने वाले ड्रोन नेक्स्ट जनरेशन के होंगे। ये ड्रोन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास करने में सक्षम होंगे। 2 इंटरनल वेपन बे वाले घातक ड्रोन की अनुमानित पेलोड क्षमता 1.5 टन है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकते हैं, दुश्मन के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर सटीक हमले कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं। Be like fighters, they would be a stealth fighter. They will be equivalent to a stealth fighter. So it will be about a 13-ton class, so LCA type fighter aircraft. The numbers what Air Force will have in the long run, I'm not sure, but the one which recently cleared the DPB, I think, has 67. हैवी ड्यूटी स्ट्राइक ड्रोन घातक को अकेले लड़ने वाले प्लेटफॉर्म के बजाय फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल उन मिशनों में किया जाएगा जहां पायलट वाले विमानों के लिए खतरा ज्यादा होता है। सुकोई 30 MKI और भविष्य के एमका जैसे फाइटर जेट्स अब कमांड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेंगे, जबकि UCAV घातक उनकी आंखें और हथियार होगा जो कभी सेंसर बनकर, कभी इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय के जरिए दुश्मन के रडार को चकमा देकर, तो कभी सटीक हमलावर बनकर मिशन को अंजाम देगा। बिना पायलट वाला घातक दुश्मन की सीमा में घुसेगा, टारगेट तबाह करेगा और वापस लौट आएगा। यानी एक ही मिशन में मल्टी टारगेट पर एक साथ प्रहार। दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा कि उसे असली खतरा कहां से है और तब तक उसका खात्मा होगा। Today's world, the fog of war is actually lifting because the amount of sensors which are available, the battlefield has become transparent. So because of which we have to hit sensors, and once you hit sensor, you have to hit his command and control center so that he cannot take decision. So this is the way if you go, you will be able to quickly terminate the conflict on your terms.